चलिए भाई, सभी मित्रों का स्वागत है ज्योग्राफी की क्लास में। शुरू किया जाए। आ, नकारात्मक ताप विसंगति पढ़ लिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लिया। थर्मल एनोमली पे बात हो गई, तापीय विसंगत पे बात हो गई, है ना बेटा। आ, लेकिन बात होने से नहीं मतलब आपको कुछ आइडिया लगा बेटा क्या है ये तापीय विसंगत किसको कहते हैं? दिमाग में आया होगा कुछ? नहीं, उसको रिवाइज नहीं करेंगे बेटा, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे हम कुछ बोले तो फ्लैश आउट करना चाहिए। हाँ, कहीं कुछ डाउट या हेजिटेशन महसूस हो रहा हो तो बात भी कर लिया करें, और कोई हेजिटेशन नहीं है तो आगे चला जाए। बहुत पढ़ना है बेटा, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अगला नाम क्या है बेटा? लिस्ट में देखो, लिस्ट में अगला नाम क्या है? लिखिए, विकिरण खिड़की। हेडिंग बनाइए, विकिरण खिड़की। विकिरण खिड़की। तो क्या होती है बेटा विकिरण खिड़की? रेडिएशन विंडो क्या होते हैं वो थोड़ा सा समझना है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जैसे घरों में हम लोगों के विंडो होते हैं, खिड़की होती है। काय के लिए होती है? बढ़िया कर्टेन वर्टेन लगाया जाए, देखने में अच्छा लगे, है ना। नहीं नहीं, डेकोरेशन का आइटम नहीं है विंडो। विंडो इसलिए है या वेंटिलेटर इसलिए है, रोशनदान इसलिए है ताकि प्रॉपर वे पे वेंटिलेशन हो। धूप है, हवा है, वो हमारे घर में उचित प्रकार से आए और जाए। शायद खिड़की हम लोग इसीलिए बनाते हैं, विंडो इसीलिए बनाते हैं। लेकिन एक विंडो ऐसी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या बेटा? विकिरण खिड़की, रेडिएशन विंडो। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसी खिड़की है जिससे विकिरण से कोई लेना देना है, रेडिएशन से लेना देना है। और सौभाग्य से रेडिएशन क्या है वो आपने पढ़ा है, वो हम आपको बता चुके हैं कि विकिरण किसे कहते हैं। जब ऊष्मा बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए तो उसी को हम लोग विकिरण कहते हैं, है ना बेटा। तो क्या है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। लिखें, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र। बहुत सिंपल है बेटा, बस नजर से नहीं गुजरा है आपके। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, सघन मरुस्थलीय क्षेत्र, विकिरण खिड़की कहलाते हैं। विकिरण खिड़की कहलाते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि यहां रोकने वाला नहीं है कोई, है ना। कौन रोकने वाला? सुन लो फिर लिखना। क्योंकि इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां नहीं होती या बहुत ही कम होती हैं। मोटर गाड़ी इंडस्ट्री ये सब चीजें वहां होती नहीं। तो इसका परिणाम यह होता है कि उन क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता। और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा तो विकिरण एकदम से आएगा और एकदम से चला जाएगा। जैसे खिड़की है ना, हवा आएगी, हवा चली जाएगी, बीच में कोई बाधा नहीं होता। ऐसे ये इलाके हैं जहां से विकिरण बहुत तेजी से आता है और बहुत तेजी से चला जाता है। इन क्षेत्रों की एक बड़ी भारी खासियत होगी। जैसे आपने कभी सुना होगा कि बहुत ढेर सारे ऐसे ग्रह हैं पृथ्वी के अलावा जिनके दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और रात का तापमान बहुत कम हो जाता है। हमारी पृथ्वी पर अगर आप देखो, सामान्य रूप से कुछ अपवादों को छोड़ दो तो दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। जैसे अपने यहाँ ही देख लो, आजकल दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, रात में भी टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो रहा है, ठीक ठाक रह रहा है। लेकिन जो विकिरण खिड़की वाला इलाका होता तो दिन जितना गर्म होता, रातें उतनी ही ठंडी हो जाती। क्यों? क्योंकि सारी उष्मा निकल के बाहर चली जाती। इसीलिए कहते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है बेटा,
दिन में आप देखोगे 48 डिग्री 49 डिग्री यहां तक पारा जाएगा, 50 को छू लेगा। और रात में देखोगे ना तो 7 डिग्री 8 डिग्री 4 डिग्री तक पहुंचेगा। जैसे आप सोच रहे होंगे कि थार के मरुस्थल में सर चले जाएं आज के समय में तो गर्मी तो बहुत होगी। हाँ बिल्कुल होगी। और रात में ना रजाई लेके अगर नहीं गए तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी डेफिनेटली आज के दौर में। तो दिन जितने गर्म होते हैं रात उतनी ठंडी हो जाती है। क्यों बेटा? क्योंकि ऊर्जा जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से चली जाती है, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। देखें, इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटी, इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां कम होती हैं। बोल नहीं रहे बेटा। इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां कम होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होता है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी क्या होता है बेटा? कम होता है। क्लियर है बेटा? उत्सर्जन कम होता है, जिसके कारण विकिरण अबाध गति से आता है तथा अबाध गति से चला जाता है। हाँ बेटा सूर्य प्रताप, स्वागत है आपका। जिसके कारण विकिरण अबाध गति से आता है और अबाध गति से चला जाता है। सहमत है बेटा? कोई बहुत क्लिष्ट अवधारणा नहीं है बेटा, एक टर्म है कि रेडिएशन विंडो क्या है। अब अगर आपने नहीं सुना है तो फिर तो तकलीफ हो जाएगी। सुना है तो इससे आसान धरती पे क्या हो सकता है। हम ट्यूशन में मैंने बार बार कहा, कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज आसान नहीं है। जिस चीज को आपने सुन लिया, जिस चीज को आपने जान लिया वो आसान हो गई, जिसे आपने नहीं सुना वो आपके लिए तकलीफ दे होगी। तो विकिरण खिड़की ज्योग्राफी का एक टर्म है, शब्दावली है, जिसमें यही कहा जाता है कि इलाके कौन होंगे। डेफिनेटली वो इलाके हो सकते हैं, बुद्धि से काम करिए, सोचिए, जहां मानवीय गतिविधियां नहीं होंगी। मानवीय गतिविधियां कहां नहीं होंगी बेटा? ऊंचे पर्वतों पर नहीं होंगी, या होंगी तो बहुत कम होंगी। सहारा के मरुस्थलों में बस्ती नहीं ना बसी है भाई। बंबई जैसा महानगर नहीं ना बना हुआ है, संभव ही नहीं है। अरे बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि जहां हम लोग रह रहे हैं आजकल, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, ये उत्तर का मैदान है, नॉर्थ प्लेन है ये ज्योग्राफी का। ये गंगा का बनाया हुआ मैदान है। इस पे दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, जन घनत्व तो यहां बहुत अधिक है। क्यों रहती है? काहे रहती है? अच्छा, लोग कहां रहेंगे? लोग, मनुष्य कहां रहना पसंद करेंगे? हिमालय की चोटी पर? अच्छा, उत्तरी ध्रुव पर? अरे बहुत सिंपल बात है भाई, हम वहीं रहना पसंद करेंगे जहां जीवन जीने की दशा बेहतर होगी, मनुष्य के अनुकूल होगी। तो गंगा का जो मैदान है, गंगा का जो प्लेन है, इससे बेहतर जगह धरती पर नहीं है ना बेटा? इसीलिए हम लोग एकदम थोक के भाव में यहाँ पटे पड़े हैं। जन घनत्व तो क्यों ज्यादा है? गंगा का बढ़िया पानी है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई उपजाऊ मिट्टी है, समतल प्राय भाग है, तो कहाँ रहेंगे भैया? चले जाए हम लोग जाके सारा के मरुस्थल में रहने, जी पाएंगे आप? तो जहां जीने की दशाएं सर्वोत्तम होंगी, मनुष्य वहीं न रहता है बेटा। तो अब मरुस्थलों में हम क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्यों को जीने की वहां एक अच्छी दशा नहीं है। एक तो उपजाऊ मिट्टी नहीं है, बारिश नहीं है, पीने का पानी नहीं है, फसलें नहीं होंगी, तो हम वहां क्या करेंगे रह के? तो वहां मनुष्य नहीं रहेंगे, और इसीलिए मानवीय गतिविधि शून्य। तो मानवीय गतिविधि शून्य तो ग्रीन हाउस गैसें शून्य। ग्रीन हाउस गैसें शून्य हो गई
तो विकिरण के लिए अब कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं है। वो खुला घर, आइए जाइए, कोई मतलब नहीं। क्लियर है बेटा? अगला शब्द बोलो। आज गंभीर विषय पे बात होनी है बेटा, जल्दी जल्दी मुझे निपटाना है। उष्माद्वीप, अगली हेडिंग बनाइए, उष्माद्वीप। उष्माद्वीप, हीट आइलैंड, एक शब्द है बेटा, जरा समझना है कि क्या है। परेशानी यह है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है, यानी आपकी नजर से नहीं गुजरा है, कोई बड़ी भयानक चीज नहीं है, लेकिन अगर आपकी नजर से नहीं गुजरा है तो आप हो जाओगे परेशान, और गुजरा है तो मुझे लगता है इससे आसान कुछ नहीं होगा। इसका नाम हम सुन के ये समझ में आ रहा है, जैसे आप परीक्षा में पहली बार देखोगे उष्माद्वीप, तुरंत समझ में आता है ये किसी आइलैंड वगैरह की बात हो रही है, किसी द्वीप की बात हो रही है। लग रहा है कि नहीं? उष्माद्वीप ऐसा महसूस हो रहा है। और विकल्प में लगे घेरने आपको, निम्न में से उष्माद्वीप किसे कहते हैं? वो समझ रहा है, आप क्या समझ रहे हो? अगर पढ़े नहीं हो तो क्या समझ रहे हो? उसके कहेगा एक ऐसा द्वीप जहां जीव जंतु वनस्पतियों का आविर्भाव नहीं हुआ, यानी एक ऐसा द्वीप जहां जीव जंतु और वनस्पति नहीं है, सिर्फ चट्टाने ही चट्टाने हैं। एक ऐसा द्वीप जहां जीव जंतु और वनस्पतियों का विकास हो चुका हो। एक ऐसा द्वीप जिसपे ज्वालामुखी का विस्फोट होता हो। डी, इनमें से कोई नहीं। फंस जाओगे जाल में, है ना बेटा? तो एक बात, उष्मा द्वीप से कोई लेना देना नहीं, है ना बेटा? वो एक भ्रामक शब्द है जिससे आप भ्रम में पड़ जाते हैं, इसी में से कोई ढूंढने लगते हैं कि द्वीप में से इसी में से ढूंढ लें, कोई ना कोई होगा। गलत। क्या है बेटा? वो जरा सा सुनिए। जाड़े की जब लंबी रातें होती, और अमूमन जाड़े की रातें लंबी होती ही हैं, तो जाड़े की लंबी रातों में धरती जो उष्मा ली होती है दिन में, जो भी कम ज्यादा ली हो, वो उष्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर निकलती है। रात जितनी लंबी होगी उतनी अच्छी प्रकार से रेडिएशन होता चला जाएगा, सारी उष्मा निकल जाएगी, हाँ या ना? इसीलिए जाड़े की रातों में धरातल बहुत ठंडे हो जाते हैं। अभी आप देखोगे गर्म है, काफी गर्म है, नंगे पैर आज भी नहीं चल पाएंगे, और नंगे पैर तो जनवरी में भी नहीं चल पाएंगे, इस बार गर्मी के मारे, उस बार ठंडक के मारे। क्लियर है बेटा? तो आखिरकार ये क्या इशू है? बैठ जाओ बेटा, पंखे के नीचे बैठ जाओ, गर्मी बहुत है। क्लियर है बेटा? तो एक प्रैक्टिकल कर लीजिए और आप ही उत्तर बताइए। जाड़े की लंबी रातों में कभी बाइक से यात्रा किया है रात में? जाड़े के दिन में, गर्मी में नहीं। 9-10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कभी बाइक से यात्रा अगर किया हो तो एक अनुभव आपको महसूस हुआ होगा, हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। जब आप खुले इलाके से बाइक से किसी शहर वहर या किसी गांव नगर में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा लगता है तापमान बढ़ा, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, और फिर जैसे फिर बाहर निकलते हो शहर के, फिर ठंडा लगने लगता है। अरे भैया ये महसूस किया होगा, और नहीं किया होगा तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं आप। हम लोग तो महसूस करते हैं। शर्त यह है कि कार में बैठ के गए हो तो नहीं महसूस होगा, क्योंकि कार का तो अपना माहौल होता है भाई, हीटर ऑन कर लिए, एसी ऑन कर लिए, लेकिन बाइक से अगर आप चलोगे तो आपको इसकी खूब अनुभूति होगी कि जैसे हम मान लो बाहर से आ रहे हैं और शहर में घुसे, वैसे शरीर को थोड़ी सी गर्माहट महसूस होने लगेगी कि हाँ भाई यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। फिर जैसे बाहर निकलोगे फिर आपको ठंडा लगने लगेगा। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? नहीं, उस नगरीय क्षेत्र का तापमान आसपास के क्षेत्रों के तापमान से ऊंचा बना हुआ, बिल्कुल बना है, महसूस होगा आपको। और एकदम ठंड में कपाते हुए आओगे, और जब नगरीय क्षेत्रों में घुसते हो तो बड़ी राहत महसूस होती है, अरे यार यहाँ तो तापमान थोड़ा ठीक है। ऐसा क्यों हो जाता है बेटा? ठंडक तो एक बराबर है, फिर कहीं कम कहीं ज्यादा क्यों?
उसके पीछे इसी का जो अभी लिखा है उल्टा कारण होता है। नगरीय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, मोटर गाड़ियां ये अब जितना बड़ा महानगर होगा उतना ही बढ़िया ड्रामा आपको महसूस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वहां ज्यादा होगा, रात में हीट निकल के बाहर जाने की कोशिश करेगी, रोक लिया जाएगा। बाहर के क्षेत्रों में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं रोकेगी, लेकिन शहरों में तो पूरा रोक लेगी, जितनी हीट निकलेगी सारी हीट को प्रिजर्व किया जाएगा, तो उस नगरीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ जाएगा और खुले बाहर का तापमान घट जाएगा। तो ऐसे बड़े नगरीय क्षेत्रों को जहां रात्रि के समय का तापमान आसपास के क्षेत्रों के तापमान से उच्च हो, उन्हें उष्माद्वीप कहते हैं। कहां समुद्र में ढूंढ रहे थे उष्माद्वीप, है ना, लिख लें। ऐसे बड़े नगरीय क्षेत्र, हाँ शर्त यह है कि बड़े नगरीय क्षेत्र होने चाहिए। ऐसे बड़े नगरीय क्षेत्र, ऐसे बड़े नगरीय क्षेत्र जिनका तापमान जाड़े की लंबी रातों में, जाड़े की लंबी रातों में आसपास के क्षेत्रों से उच्च बना रहे, आसपास के क्षेत्रों से क्या बेटा उच्च बना रहे, ठीक है, उष्माद्वीप कहते हैं। उष्माद्वीप कहलाते हैं। क्लियर हुआ बेटा? एकदम बेहिचक पूछिए बेटा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डाउट वाली बात है, बात ऐसे ही क्लियर हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है वहां? वो विकिरण खिड़की का उल्टा वाला मामला है ना बेटा? एक लाइन में जरूर जोड़ लीजिए, लिखें। ऐसे बड़े नगरीय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां अधिक होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटी अधिक होती है। ऐसे बड़े नगरीय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां क्या होती है बेटा? अधिक होती हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक होता है। जिससे क्या होता है बेटा? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक होता है। ठीक है बेटा? वे विकिरण को रोक के रखते हैं, विकिरण को क्या करते हैं बेटा? रोक लेते हैं, जिसके कारण रात्रि के समय भी तापमान उच्च बना रहता है। जिसके कारण रात्रि में भी तापमान क्या रहता है बेटा? उच्च बना रहता है। क्लियर हुआ बेटा? एक आध और है क्या? देखो है? क्या बोले? लिखे, हेडिंग बनाए, एल्बिडो। हमको बोर्ड पे लिखने दीजिए। एक ऐसा नाम जिसको अगर आप नहीं जानते तो नाम पढ़ के अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। जैसे कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनका नाम पढ़ के कुछ अंदाजा हम लगाने की कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। जैसे विकिरण खिड़की, सही गलत कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। उष्माद्वीप, कुछ सही गलत सोच सकते हैं। एल्बिडो, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, क्या सोचे, किस दिशा में सोचे, सही गलत तो बहुत दूर की बात है। तो क्या है बेटा, ये समझना है और बड़ा मजेदार है, आपको जानना चाहिए। और मुझे लगता है कि आईएएस से लेके पीसीएस तक कहीं भी आपको घेरते रहते हैं, कहीं भी घेरते रहते हैं, पूछते रहते हैं
पिछली बार यूपीएससी में पूछ लिया। और ये जो शब्द मैंने लिखाया है ना बेटा, जो जितने टर्मिनोलॉजी मैंने लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखाया है, और आपकी परीक्षा में गाहे बिगाहे आते रहते हैं। अरे और कुछ आए ना आए, ग्रीन हाउस घुमा फिरा के आ ही जाता है आपकी परीक्षा। वो चाहे जैसे पूछें वैसे पूछें, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछ ही लेते हैं। तो थोड़ा सा बेटा इसको समझिए। ये है क्या बेटा एल्बिडो? देखो एक बात कि धरातल पे तरह तरह के मटेरियल हैं, तरह तरह के पदार्थ हैं, तरह तरह के तल होते हैं, है ना। कुछ मेटल हैं, कुछ धातुएं हैं, कुछ प्लास्टिक है, कोई लकड़ी है, कोई धरती है, कोई सागर है, कोई मरुस्थल है। यानी सरफेस अलग अलग प्रकार के हैं ना बेटा, बोल नहीं रहे। क्या हर सरफेस एक ही बराबर गर्मी को ग्रहण करता है? मान लीजिए मैंने एक दिन उदाहरण आपको दिया था कि बाहर धूप में हम पानी रख दें, स्टील की प्लेट रख दें, प्लास्टिक रख दें, लकड़ी रख दें, 4-6 और चीजें रख दें, तो बाहर जो गर्मी है तो एक ही बराबर है ना। क्या हर चीज एक ही बराबर गर्म होगी? तो आपने कभी विचार किया कि ऐसा काहे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर वस्तु के ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। कभी आपने साइंस वाइंस पढ़ा होगा तो आपने एक काल्पनिक चीज के बारे में पढ़ा होगा जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी। कभी फिजिक्स पढ़ा होगा तो कल्पना हम लोग करते हैं कि एक ऐसी वस्तु की कल्पना करिए जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी हिंदी में कृष्ण पिंड कहते हैं। एक ऐसा पिंड जो अपने ओर आने वाले पूरे की पूरी ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर ले, यानी उसकी ओर जितनी ऊष्मा आए वो सारी की सारी ऊष्मा को सोख ले। और ध्यान रखना, इस पूरी धरती पर ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जो अपनी ओर आने वाले पूरे के पूरे हीट को, ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर ले 100%। ऐसा कोई है नहीं। लेकिन फिजिक्स में कल्पना की गई थी कि मान लेते हैं कि ऐसी कोई वस्तु है, उस वस्तु का नाम हम लोगों ने गढ़ा था ब्लैक बॉडी, कृष्णपिंड। ऐसी कोई वस्तु नहीं है। हाँ, जैसे काले रंग के कपड़े हों या काले रंग की चीजें हों तो वो सूर्यताप ज्यादा ग्रहण करते हैं, ऊष्मा ज्यादा ग्रहण करते हैं, लेकिन 100% नहीं। सफेद जो कपड़े होते हैं, लाइट कलर के कपड़े होते हैं, आपने सुना होगा कि गर्मियों में हम लोग हल्के फुल्के कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? वो सूर्यताप को, ऊष्मा को थोड़ा कम एब्जॉर्ब करते हैं। जाड़े में आप देखते हो एकदम मल्टी कलर हो जाते हैं हम लोग, रंग बिरंगा, है ना, लाल पीला हरा खूब दिखने लगते हैं। क्यों? मल्टी कलर या डार्क कलर ऊष्मा को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ये तो सबको पता है। अब समस्या ये है कि हम लोग ये कैसे समझें कि धरती पर कोई वस्तु कितना ऊष्मा ले रही है और कितना ऊष्मा नहीं ले रही है। भूगोल तो ये समझने की कोशिश करेगा बेटा कि मिट्टी कितनी ऊष्मा ले पाती है, सागर कितना ऊष्मा ले पाते हैं, वन वनस्पति कितनी ऊष्मा ले पाती है। हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ये समझने की कोशिश तो करेंगे। उसी को एल्बिडो बोला जाता है। क्लियर बेटा? एल्बिडो से क्या समझते हैं हम लोग? एल्बिडो से सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कोई सरफेस कितनी ऊष्मा ले रहा है और कितनी ऊष्मा दे रहा है। एक चीज बताइए, दोनों बोलने की क्या जरूरत है? एक बोलिए ना, दूसरा तो सिद्ध हो ही जाएगा। जैसे मैं ये कहूं इस क्लास में 80% लोग पास हो गए, काउंटर पार्ट बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रूवन है। 20% लोग फेल हो गए। या हम ये भी कह सकते थे इस क्लास में 20% लोग फेल हो गए, ऑब्वियस सी बात है 80% पास हो गए होंगे। इसमें दोनों बोलने की आवश्यकता नहीं। प्रतिशत में, परसेंटेज में कोई एक बोल दीजिए, दूसरा अंडरस्टूड होता है। बोल नहीं रहो बेटा, दोनों बोलने की क्या जरूरत है? तो आप सिर्फ दो चीज बोलिए, कोई वस्तु कितना प्रतिशत सूर्यताप ग्रहण करती है, ये बोल दें तो भी काम चल जाएगा। या ये ना बोलें तो ये बोल दें कि कितना प्रतिशत लौटा देती है। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर हम ये कह दें कि कोई सरफेस 80% सूर्यताप को ग्रहण करता है तो दूसरा पार्ट क्या बोलने की जरूरत है? डेफिनेटली 20% वो नहीं लेता। हम ये कह दें कि कोई भी सरफेस है वो सूर्यताप का 20% नहीं लेता,
तो दोनों बोलने की क्या जरूरत है बेटा, टाइम वेस्ट करने की क्या आवश्यकता है। तो कोई एक बोलना है, तो क्या बोला जाए, कितना लेता है। यहां उल्टी गंगा बहती है। एल्बिडो में यह बताया जाता है कि कोई सरफेस कितना प्रतिशत सूर्यताप लौटा रहा है। फिर से सुने, एल्बिडो में यह बताया जाता है कि कोई तल कितना प्रतिशत सूर्यताप बिना उपयोग के लौटा रहा है। तो बाकी जो बच जाएगा वो ले लिया, हाँ या ना। इसमें थोड़ा उल्टा बोला जाता है। जैसे मैंने कहा ना, पास नहीं बताएंगे, फेल बताएंगे, 20% फेल हो गए। तो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी खोपड़ी है, पास वालों को बोलो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन फर्क थोड़ी कुछ पड़ता है। आप कहेंगे क्लास में 20% लोग फेल हो गए, तो अंडरस्टूड 80% पास हुए होंगे। अगर हम ये कहें कि कोई सरफेस 20% सूर्यताप को लौटा देता है, ऑब्वियस सी बात है कि 80% देता हो। एल्बिडो में उल्टा बोला जाता है, कितना लिया नहीं बोला जाता, कितना बिना उपयोग के। देखो, जैसे सूर्य की किरणें आई, प्रकाश आया, है ना, तो एक बात होता है कि कोई सब ले नहीं सकता, है ना, कुछ न कुछ तो आपको बिना उपयोग के ही लौटा देना होगा, और जो उपयोग किया है लौटाना तो उसको भी पड़ेगा, तुरंत नहीं, बाद में। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने ऑफर किया कि 1 लाख रुपया लोन लेंगे आप, मान लें, और आपने कहा कि ना, मैं 80,000 लूंगा, तो 20% या 20,000 तो आपने तुरंत मना कर दिया, वो मुझे चाहिए ही नहीं। तो जो आपको चाहिए ही नहीं उसकी तो आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपने कितना लिया, 80,000। अब जाहिर सी बात है आप चुकाएंगे कितना, 80,000। बैंक आके तो नहीं कहेगा कि हम तो 1 लाख कहे थे आपसे, काहे 80,000 लिए। अरे हम 10,000 लें, आपसे क्या लेना देना, हम जितना लेंगे हम उतना ही लौटाएंगे ना। कि आप आके घर पे कहिए कि आप 10,000 का लोन लिए थे, हम तो 1 करोड़ कहे थे आपसे, तो 1 करोड़ दें आपको। नहीं भैया, जितना हमने लिया है उतना हम देंगे, और जितना हमने लिया ही नहीं है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो कोई सरफेस अगर 20% सूर्यताप लिया ही नहीं है तो कितना लिया, 80%। तो 80% की जिम्मेदारी है उसकी, वो 80% फिर बाद में चुकाएगा, क्योंकि 20% वो लिया ही नहीं है, इसलिए 20% को उसकी जिम्मेदारी है ही नहीं। तो ध्यान रखना, एल्बिडो में थोड़ा उल्टा बोला जाता है बेटा। उल्टा मतलब कितना लिया ये नहीं बोला जाता, कितना लौटाया ये बोला जाता। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों में से कुछ भी बोलो, कितना लिया है पता तो चल ही जाएगा, है ना। थोड़ा लिख लो बेटा परिभाषा। किसी सरफेस द्वारा, किसी तल के द्वारा, फार्मूला है बेटा, लिखो सभी लोग। किसी तल के द्वारा बिना उपयोग के लौटाए गए सूर्यताप की मात्रा तथा उस तल की ओर आने वाले कुल सूर्यताप की मात्रा के अनुपात को, तथा उस तल की ओर आने वाले कुल सूर्यताप की मात्रा के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनो। आप कहेंगे ऐसा कहां उल्टा पुल्टा सर बोल रहे हैं, सीधा सीधा। हम क्या करें बेटा, जो उन्होंने किया है हम वही तो बताएंगे ना, अपने मन से नहीं ना गढ़ देंगे। नहीं, मुझे गढ़ना होता तो हम ऐसा गढ़ते कि आपको समझने में बड़ी आसानी होती, लेकिन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया इस फार्मूले को, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। इसमें यह कहा गया बिना उपयोग के लौटाए गए सूर्यताप की मात्रा
ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तथा उस तल की ओर आने वाले कुल सूर्यताप की मात्रा के अनुपात को एल्बिडो कहा जाता है। क्लियर है बेटा? जाहिर सी बात है कि इसे हम लोग प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। एल्बिडो को किसमें? प्रतिशत में। तो ये कैसे संभव है? काहे नहीं संभव है? अरे भाई, बटे को हम प्रतिशत में नहीं बदल सकते और अनुपात को हम बटे में नहीं लिख सकते। 2:3 को 2/3 नहीं लिखते हैं। 1:2 को 1/2 नहीं लिखते। और 1/2 अगर लिखते हैं, 1/2 को प्रतिशत में नहीं बदल सकते। 1/2 गुणे 100, क्योंकि आपने गणित में पढ़ा होगा किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा करो, दैट्स ऑल। ठीक है? और किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है 100 से भाग दो, दैट्स ऑल। यही ना फार्मूला है भैया। तो मान लीजिए किसी का एल्बिडो 2/5 आया, अनुपात है ना, अभी लिखा है आपने, अनुपात है। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं हम लोग? प्रतिशत में। तो कैसे प्रतिशत में बदलेगा? 100 से गुणा कर दें। बोल नहीं रहे? दिस इज मल्टीप्लाई बाई 100। यानी हम जिस भी सरफेस की बात कर रहे हैं उस सरफेस का एल्बिडो 40%। बोल नहीं रहे? आसान है ना? अरे आपकी नाक पे दम कर देगा, क्योंकि जिसको आप आसान समझते हो ना, वही घेर घार के ऐसा पूछता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो पूछने के ढंग पे काम करिए। अभी जो मैंने बताया उसको जरा सा फिर से हम लोग लागू करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहा हमने? पढ़ो बेटा, लाइन पढ़ो। कुल सूर्यताप की मात्रा के अनुपात। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए किसी तल की ओर 10 यूनिट सूर्यताप आ रहा है। आ कितना रहा है? 10 यूनिट। 8 यूनिट इसने बिना उपयोग के लौटा दिया। कितना लिया ये नहीं बोल रहे हैं हमने इस पे बात नहीं की कि उसने कितना लिया। हमको इस पे बात करनी है कि कितना बिना उपयोग के लौटा दिया। तो कितना बिना उपयोग के लौटा है? 8। और क्या? बिना उपयोग के लौटाए गए सूर्यताप की मात्रा तथा उस तल की ओर आने वाले कुल सूर्यताप की मात्रा के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। तो कुल कितना आया था? बताना किसमें है? प्रतिशत में। तो 100 से गुणा करेंगे। मतलब जिस भी सरफेस की बात आप कर रहे हो उस सरफेस का एल्बिडो 80% है। कुछ क्लियर हो रहा है? एल्बिडो अगर बढ़ रहा है इसका क्या मतलब? अच्छा अच्छा, अरे सुनो सुनो, आप जिसको आसान समझते हो ना बेटा, वहीं आपका तेल निकालते हैं वो। और जहां आपको लगता है कि आप बड़े स्मार्ट हो, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया है, मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं यही आपके लिए। पूछा कहीं नहीं गया है, मैंने ये मत समझना कहीं पूछा गया, हम बना रहे हैं क्वेश्चन। हम आपसे पूछे कि 4 प्रकार के सरफेस हैं। सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, लिखवाएंगे भी। ए, बी, सी और डी, ये 4 सरफेस है, 4 तल है जिनका एल्बिडो क्रमशः 60%, 45%, 70%, 85% है। इसमें कौन सा सरफेस सबसे अधिक सूर्यताप ले रहा है? विपिन? अरे ठीक है बेटा, हम सुन लिया। ये 4 सरफेस हैं, ए बी सी डी। इन चारों सरफेस का एल्बिडो क्रमशः मैंने नीचे लिखा है 60%, 45%,
70% और 85%। मेरा प्रश्न यह है इसमें कौन सा सरफेस ज्यादा सूर्यताप को ग्रहण कर रहा है? अरे विकल्प ABCD दिया हुआ था, इसे मत बोलो ना। कौन सा? बी वाला। क्यों? कि अगर 45% लौट आया है तो 55% लिया। अब उसमें लेने वाले का क्या मामला है? इन्होंने 40% लिया। अरे 60% लौटाया तो लिया कितना? 40%। इन्होंने 45% लौटाया, इन्होंने लिया कितना? 55%। इन्होंने कितना लिया? 30%। इन्होंने कितना लिया? 15%। तो दिख रहा है कौन ज्यादा लिया? अरे जिसके नीचे परसेंटेज ज्यादा होगा वो ज्यादा लिया। तो यहां थोड़ा बोला जाता है उल्टा, कितना लिया नहीं बोला जाता, कितना लौटाया वो बोला जाता। क्लियर है बेटा? बस इसी में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और आपको कस के घेरते हैं। अब सही विकल्प का चयन करिए। एल्बिडो अगर अधिक है तो कम सूर्यताप ग्रहण करता है, एल्बिडो कम है तो अधिक सूर्यताप ग्रहण करता है, एल्बिडो अधिक है तो अधिक सूर्यताप ग्रहण करता है, एल्बिडो कम है कम सूर्यताप ग्रहण करता है। कौन कौन सही है? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, कह तो रहे हैं। दिमाग का जब दही बनना शुरू होता है ना कंपटीशन में, तो फिर लस्सी ही बनाने का मन करता है। हमारी क्या परेशानी है कि हम चीजों को चाहते हैं कि हमसे सीधे सीधे पूछा जाए, और एग्जामिनर आपकी इस कमी को समझता है। वो कहता थोड़ा घुमा घुमा के पूछ लें तो कैसा रहेगा, तो वहीं आपका दम निकल जाता। क्योंकि कुछ लोग रैशनल नहीं होते और रेशनल क्वेश्चन को घबराने लगते हैं। तार्किक प्रश्नों पे भले उनको आता रहता है, लेकिन जहां वो देखते हैं कि इसमें कुछ बुद्धि का प्रयोग करके बताना है, बस वहीं उनका काम खत्म हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, आप, मैं इतना पढ़ा रहा हूं ना, इतना समझा रहा हूं ना, सिविल सर्विसेज में कस के घेरेगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी इसी में। और कुछ और नहीं पूछेगा, यही पूछेगा, ऐसा घुमा घुमा के कि लेने का देना कर दोगे। इसको महसूस करिए बेटा, इसको लिखिए मत खाली, मतलब क्या है इसका फील करिए। क्योंकि क्वेश्चन वो क्या पूछेंगे, वो हमसे राय लेके नहीं पूछेंगे कि सर क्या पढ़ाए हैं जरा बता दिए, तो उसी हिसाब से पूछ लें, ऐसा तो होगा नहीं। वो अपने हिसाब से पूछेंगे, है ना? अभी आपकी परीक्षा में आया था धन विधेयक और वित्त विधेयक, हमसे पूछ के क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हमने अंदाजा तो लगा ही लिया था कि भैया पूछोगे क्या आप, और उसके डायमेंशन में हमने आपसे बात कर लिया था। तो एक टीचर की सबसे बड़ी यही खासियत है कि एग्जामिनर के पैतरों को महसूस करें, वो कैसे आपको घेर सकते हैं, हम उधर से आपको सतर्क करें, बात बन जाएगी। तो अल्बिडो समझ पाए बेटा? लिखो आगे। थोड़ा सा रुकिए, घबराइए मत, जल्दबाजी मत करिए, आपको बहुत जल्दी है IAS बनने की, है ना? तो IAS बनने की बहुत जल्दबाजी मत दिखाइए, देर हो जाएगी। आराम से पढ़ाई करिए, बन जाएंगे IAS। तो ध्यान से सुनो, मैंने ये लिखाया कि किसी सरफेस द्वारा बिना उपयोग के लौटाए गए सूर्यताप की मात्रा तथा उस तल की ओर आने वाले कुल सूर्यताप की मात्रा के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। यहां तक लिखा या आगे भी लिखा है? हाँ, लेकिन इसे हम प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग किस में प्रदर्शित करते हैं बेटा? प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बता ही दिया। यहां तक ठीक है बेटा? अब देखो, कुछ आंकड़े भी रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे धरती पे तमाम तरह की चीजें हैं, बोल नहीं रहे, तो जिसका सबसे कम एल्बिडो होगा इस धरती पर, कोई ना कोई तो जरूर होगा ना बेटा जिसका एल्बिडो सबसे कम होगा। जिसका एल्बिडो सबसे कम होगा वो क्या बताएगा? वो सबसे अधिक सूर्यताप लेता होगा। और जिसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम सूर्यताप लेता होगा, क्योंकि लौटाने वाले का प्रतिशत बता रहे हैं ना। तो जो सबसे कम लौटाएगा वो ज्यादा लेगा, और जो सबसे ज्यादा लौटाएगा वो कम लेगा। क्लियर है? थोड़ा एक डेटा मेरे दिमाग में बता, लिख लीजिए। जल का एल्बिडो, जल मतलब पानी का एल्बिडो,
2 से 3% होता है। जल का एल्बिडो, पानी का एल्बिडो कितना बेटा? 2 से 3% होता है। क्या मतलब? मतलब मुझे समझाइए। 2 से 3% वापस भेज देगा, बाकी ले लेता है। तो आप मुझे बताइए कि 97-98% शुद्धता पानी ले लेता है। ये ब्लैक बॉडी भले नहीं है, लेकिन ब्लैक बॉडी के काफी नजदीक है। ब्लैक बॉडी का एल्बिडो कितना होगा? 0%। उल्टा पुल्टा हो जा रहा है रह रह के। ब्लैक बॉडी का जो कल को यही पूछ लेगा तो कि ब्लैक बॉडी का एल्बिडो कितना होता है, दोनों शिकार हो जाएगा। ब्लैक बॉडी समझते हो कि नहीं वो भी पता चल जाएगा, एल्बिडो समझते हो कि नहीं ये भी पता चल जाएगा। तो ब्लैक बॉडी का जो एल्बिडो होगा वो कितना होगा बेटा? 0% होगा। मतलब जितना सूर्यता पाया उसमें कुछ भी नहीं लौट आया, सब का सब उसने ले लिया। और किसी बॉडी का अगर एल्बिडो 100% है तो इसका क्या मतलब? ये बेटा विपिन, जब से बाहर फैन बंद कर दिए बेटा, इन्वर्टर चल रहा है, सब बैठ जाएगा भाई। हाँ, एक तो ऑफिस में स्विच होगा बेटा, एक तो बाहर होगा। हाँ बोले। इसको इंटरप्रिटेट करना है बेटा, परिभाषा नहीं समझनी है। कल को यही घेरेंगे, कल को आपको ये घेरेंगे कि किसी सरफेस का एल्बिडो 100% है, इसका क्या मतलब है? जोर से बोलिए, डरा हुआ आदमी धीरे धीरे बोलता है, ठीक है, और जिसका विजन क्लियर है दहाड़ दहाड़ के बोलता है। हाँ, अगर किसी का एल्बिडो 100% है, इसका मतलब यही है उसने कुछ भी सुरताप ग्रहण नहीं किया, सब का सब उसने लौटा दिया। क्या कोई ऐसी बॉडी है धरती पर जिसका एल्बिडो 100% हो? अच्छा, तो कोई ना कोई ऐसी बॉडी तो जरूर होगी जिसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होगा। 100% भले ना हो, लेकिन ज्यादा तो होगा। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? उसी के खानदान का है, पानी के ही खानदान का है, बर्फ। 46 से 86% तक एल्बिडो होता है बर्फ का, और पूरी धरती पर उससे ज्यादा एल्बिडो किसी का होता नहीं। यानी जितना सूर्यताप उसकी ओर आता है ना बेटा, उसका 86% वो लौटा देता है। कौन? बर्फ लेता ही नहीं। और उसी के खानदान का है पानी, जो खाली 2% लौटाता है। तो सबसे हाई एल्बिडो भी और सबसे लो एल्बिडो भी एक ही खानदान के पास है। सबसे हाई एल्बिडो किसका? बर्फ का, अर्थात वो सबसे कम उष्मा लेती है। और सबसे लो एल्बिडो किसका बेटा? पानी का, जो सबसे ज्यादा उष्मा लेती है। एक डेटा है बेटा, दिमाग में जरूर लिख लीजिए, काम आएगा। देखिए, पानी का एल्बिडो 2 से 3% लिख लिया बेटा, जबकि बर्फ का एल्बिडो 86% तक होता है, 86% तक होता है। जबकि बर्फ का एल्बिडो कितना बेटा? 86% तक होता है। देखो एक बात बेटा, एल्बिडो को सीधे तो नहीं पूछेंगे, ये तो तय जानो, या तो नहीं पूछेंगे। हाँ, ये भी गारंटी नहीं कि एल्बिडो पूछ ही लेंगे अगली परीक्षा में, लेकिन अगर पूछ रहे हैं तो थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे बेटा, ट्विस्ट करके पूछेंगे। तो थोड़ा सा इसको समझिए, इसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन है भाई? जिसका एल्बिडो कम होगा वो ज्यादा उष्मा लेता होगा, जिसका एल्बिडो ज्यादा होगा वो कम उष्मा लेता होगा। यही दिमाग में बैठाना है ना बेटा, बस बात बन जाएगी। हो गया बेटा, समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। एक बेटा और हिस्सा है छोटा सा, मुझे लगता है उस पर भी बात कर लें तो गंभीर हिस्से पे बात करेंगे। हेडिंग बना लीजिए सभी लोग, उष्मा बजट, हीट बजट। थोड़ी सी बात करना जरूरी है बेटा। और बस इसी के बाद हम आएंगे बेटा वायु दाब और पवन पे। हीट बजट,
बजट माने बजट माने ये कहाँ लिखा है? बजट माने कितना आया और कितना गया? आप कुछ भी समझ लोगे, आपका मन जिसको जो मन करे आप समझ, हमको भी तो समझ में आना चाहिए ना। अच्छा चलो, हम लोग यहीं के लोकल रहने वाले हैं, मुझे लगता कोई बाहर का तो नहीं है, कोई बम्बई का तो नहीं ना भैया, हम लोग लोकल ही है। एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, सामान। अरे आम जीवन में एक शब्द प्रयोग करते हैं ना, सामान। हाँ या ना बोलो। लेकिन आप मुझे बताइए कि अलग अलग अर्थों में शब्द का प्रयोग करते हैं। एक अंकल जी शाम को मोहल्ले से एक बैग लेके निकल रहे हैं, आपने कहा अंकल जी नमस्ते, कहाँ जा रहे हैं? सामान लेने जा रहा हूं। हर जगह सामान का वही अर्थ होता है। मैंने, अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही, मैंने देखा दो बच्चे बाइक पे जा रहे थे, यंग थे, दाढ़ी वाड़ी बढ़िया रखे हुए, और बाइक पे जा रहे थे, अपाची पे। आगे वाले ने पीछे वाले से पूछा, सामान लिए हो? समझ गए ना? तो यहां तो किसी और को भी सामान कह दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये कॉमन टर्म है। ऐसे इलीगल एलिमेंट जब अपने पार्टनर से पूछते हैं कि सामान लिए हो, तो उनका अभिप्राय वीपन से होता है, हथियार लिए हो कि नहीं। तो ये ना बोल के कहते हैं सामान लिए हो ना, वो भी कहता हाँ लिए हैं, चलो। अब वही सामान शब्द है ना, दूसरा अर्थ हो गया। वहां भी सामान ही बोल रहा है, अंकल जी भी सामान ही बोले। अच्छा अंकल जी कह रहे सामान लेने जा रहे हैं, मतलब आप समझ गए कि वो हथियार लेने जा रहे हैं? नहीं भाई। तो एक ही शब्द का अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ प्रोड्यूस हो जाता है। हिंदी भाषा है बेटा, महान भाषा है। और भी समान लोग बोलते हैं, वो आप समझते रहिएगा। दो अर्थ तो मैंने बता ही दिया। तो बजट शब्द बेटा एक्चुअल में आय व्यय का विवरण होता नहीं, कि हम लोगों ने घसीट के उसका मतलब बना दिया। पढ़ा होगा, ये तो फ्रेंच भाषा का शब्द है बेटा, और इसका मतलब तो लेदर बैग होता है बेटा, चमड़े का थैला होता है ना। अभी संविधान में बजट पढ़ाएंगे, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। संविधान में भी पढ़ाएंगे, और अर्थव्यवस्था जब पढ़ाना होगा वहां भी बजट पढ़ाएंगे, तो आएगा, सब चर्चा होगी। तो यहाँ पे नाम क्या है? हीट बजट। बजट तो अकेले प्रयोग नहीं किया गया, हीट बजट प्रयोग किया गया। इसका मतलब है इसके आगे एक शब्द क्या रखा गया? हीट। इसका मतलब बजट माने होता है आय और व्यय, आना और जाना। अगर इसके आगे हमने हीट शब्द लगा दिया, तो इसका मतलब है उष्मा कैसे आती है और उष्मा कैसे जाती है। और ध्यान रखना, दोनों होना चाहिए संतुलन में। दैट मस्ट बी बैलेंस। आपके पॉकेट में 10 रुपए आता है और आपके पॉकेट से 8 रुपए खर्च होता है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। माने ये प्रक्रिया हमेशा कंटिन्यू रहे कि आपको हमेशा मिले 10 रुपया और आप हमेशा खर्चा करिए 8 रुपया, तो धीरे धीरे आपकी पॉकेट में पैसा बढ़ता चला जाएगा। हाँ या ना? आपकी इनकम हो 10 रुपया और खर्चा हो 11 रुपया, ये प्रक्रिया अगर निरंतर चले, तो एक दिन आपके पॉकेट में जो पहले का बचा खुचा है वह भी सब चला जाएगा। सही तरीका यह है कि आए 10 रुपया तो खर्चा भी हो 10 रुपया, तो यथा स्थिति बनी रहेगी। हाँ या ना? अब जरा ध्यान से सुनना। धरती पे जितना सूर्य ताप आता है, सूर्य की जितनी गर्मी आती है, उसमें से 1-8% भी अगर रुक जाती है, जैसे मान लो 100% आती है और 99% ही जाती है, एक बात तो तय है कि धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हाँ या ना? जब 100% आया है और 99% ही जा रहा है, ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी, तो एक न एक दिन धरती का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। आ रहा है 100 यूनिट,
जा रहा है 105 यूनिट। अगर धरती के साथ ऐसा हो तो इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे धरती का तापमान एक दिन घट जाएगा। और आपने पढ़ा है कि पृथ्वी का तापमान औसत 15 डिग्री सेल्सियस है। पढ़ा है ना कि पृथ्वी का औसत तापमान क्या है बेटा? 15 डिग्री सेल्सियस है। इसका क्या मतलब है? ये कांस्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि जितना सूर्यताप आता होगा उतना ही जाता होगा, क्योंकि इसमें अगर असंतुलन हुआ तो 15 डिग्री या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। सहमत है? आए 100 जाए 90 तो हमेशा 15 कैसे रहेगा? फिर ये बदल जाएगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है बेटा? तो इसी को हम लोग अनुमान लगाएंगे उष्मा बजट। थोड़ा लिख लो 2 शब्द में बेटा। हाँ लिखे, जो सूर्यताप पृथ्वी की ओर आता है, जो सूर्यताप पृथ्वी की ओर आता है वह पुनः वापस भी चला जाता है। वह पुनः क्या बेटा? वापस भी चला जाता है। सूर्यताप का आना तथा सूर्यताप का जाना। सूर्यताप का आना तथा सूर्यताप का जाना यदि संतुलन में नहीं हुआ तो यदि संतुलन में नहीं हुआ तो पृथ्वी का तापमान नियत नहीं रहेगा। नियत माने कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है बेटा? इसका मतलब क्या है? यदि पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस नियत बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? उतना देर, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ी करोगे तो फिर कहां 15 डिग्री से, पैरा चेंज कर लो। पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का यह भी पूछा गया है बेटा कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। हाँ कुछ भी पूछते रहते, सतर्क रहिएगा। पृथ्वी का औसत तापमान कितना बेटा? 15 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? स्पष्ट है कि पृथ्वी पर सूर्यताप का आना तथा जाना संतुलन में होगा। स्पष्ट है पृथ्वी पर क्या बेटा? सूर्यताप का आना तथा जाना किसमें बेटा? संतुलन में होगा। क्लियर है? सूर्यताप का आना तथा जाना संतुलन में होगा, बैलेंस होगा। और बैलेंस नहीं होगा तो फिर 15 डिग्री सेल्सियस कैसे होगा? बदल जाएगा ना। वो नहीं बदल रहा है। हाँ डर है कि बदल जाएगा, डर रहे हैं हम लोग ये बदल जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। इस बात से पूरी दुनिया सहमी हुई है कि अगर यही रहा तो एक दिन पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। और पृथ्वी जब तापमान बढ़ जाएगा तो पृथ्वी जीने लायक नहीं रहेगी। काहे? गर्मी के कारण टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? थोड़ा और आगे चला जाए, बढ़ जाएगा ना। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाए तो बढ़ जाए, और नहाएंगे पानी में जा जाके। जल स्तर बढ़ जाने से सूखा आ जाएगा? ये पहली बार हम सुन रहे हैं। डूब जाएंगे। ठीक है भाई, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। उन नीचे वालों को बोल देंगे आ जाओ भाई, इधर ऊंचाई की ओर आ जाओ, हम लोग पास आ जाओ। आ जाएंगे।
अब इससे तो मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं आप? सूखे से कैसे प्रभावित होंगे वो मुझे बताइए बस, यानी सूखा कैसे आ जाएगा वो थोड़ा मुझे समझा दीजिए। हाँ। ग्लोबल वार्मिंग होगा, हम्म। जलवायु परिवर्तन की होगा। हाँ, अच्छा वो परिवर्तन सूखे की ओर जाएगा। अरे भैया जी एक बात मुझे बताइए, पहली बात तो दिमाग में ठूंस लो कि ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी, लंबे समय में हम लोग गर्मी से नहीं मरेंगे, हम लोग ठंड से मरेंगे। ग्लोबल, अब लो सर खुजला रहे हो कि ये कौन कबीरदास जी की भाषा बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं ना लिखा पढ़ी में। ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी तो पहला लक्षण ओवर हीटिंग तो दिखेगा, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा, सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, कुछ छोटे मोटे इलाके समुद्र में डूब जाएंगे। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं, लेकिन उससे एक चीज जरूर होगी, वो ये होगी कि वाष्पीकरण तेज होगा। पता नहीं आप सहमत हैं कि नहीं? पानी का सरफेस बढ़ गया है, पानी का लेवल बढ़ गया है, गर्मी ऑलरेडी बढ़ गई है, तो वाष्पीकरण तेज होगा, हाँ या ना? और वाष्पीकरण अगर तेज होगा तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। भीषण वर्षा होगी, भयानक बारिश होगी, साइक्लोन्स आएंगे, चक्रवात आएंगे। अभी तो एक चक्रवात आया कि 8 दिन मानसून विलंबित हो गया आपका, है ना? 8 दिन विलंबित हुआ ना भैया। मैं जरा बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। वैज्ञानिकों को इस बात का डर नहीं है कि हम जल के मरेंगे, वैज्ञानिकों का इस बात का डर है कि धरती पे आइस एज आ जाएगी, पूरी धरती जम जाएगी, ये होगा अल्टीमेटली। और बड़ी मजेदार बात यह कि आइस एज धरती पे आ चुके हैं, ठीक है? तब आ चुके थे जब जीव जंतु वनस्पतियों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, और अब अगर आएगा तो अब तो भला पूरा परिवार हो गया है हम लोगों का। अब अगर हिमयुग आएगा तो कुछ नहीं बचेगा, है ना? तो भैया जी एसी का जुगाड़ मत करो, लकड़ी का जुगाड़ करो, है ना? गर्मी से नहीं कुछ होने वाला है, ठंड से होने वाला है, ठंड से मरेंगे आप। तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे, अरे नहीं इतना जल्दी जल्दी सब नहीं होना है, लेकिन होना यही है कि पूरी धरती फ्रीज करेगी। अब ये भी बच्चे नहीं समझ पाते कि सर बढ़ रही है गर्मी और धरती जम कैसे जाएगी। हम बता रहे हैं कैसे जमेगी, नहीं मैं नहीं बता रहा हूं बेटा, मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन वैज्ञानिकों की जो ओपिनियन है वो बता रहे हैं। अच्छा एक बताओ, अभी बड़ी धूप है बाहर ना, है ना? और अभी अगर बदली आ जाए तो, अरे मिनट भर में खाली बादल आ जाए ना धरातल पे, आपको महसूस होगा टेम्परेचर घट रहा है, और कहीं बूंदाबांदी हो जाए ना, है ना, तो बाहर फिर टहलने का मन करेगा। अरे टेम्परेचर तो बड़ा अच्छा हो गया। होगा ये कि जब भीषण तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, लेवल बढ़ेगा, वाष्पीकरण होगा, बड़े बड़े साइक्लोन आएंगे, और इतने बड़े साइक्लोन आएंगे कि कई कई महाद्वीपों को घेर लेंगे। अभी तो छोटे छोटे आ रहे हैं ना बेटा, छोटा छोटा, अभी अरब सागर में परेशानी हो रही है, फिर इतने बड़े बड़े साइक्लोन आएंगे ना, कई कई कॉन्टिनेंट को इकट्ठे घेरेंगे। इनकी साइज इतनी बड़ी होगी मॉइस्चर और सूर्यताप के कारण, और इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को घेरेंगे। वैज्ञानिकों को यह भी संभावना है कि 6-6 महीने सूर्य की किरणों को धरती तक नहीं आने देंगे। इसमें सूर्य का दोष नहीं होगा, सूर्य तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन अगर क्लाउडी पूरा एटमॉस्फेयर इतना भयानक हो जाए कि 6-6 महीने सूर्य की किरणें धरातल पे ना पहुंच पाए, क्या हश्र होगा धरती का? अरे 5 दिन खाली बदली हो जाए ना बेटा लगातार, तो टेम्परेचर पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। और मान लो कि अगर 6 महीने यही दशा हो गए, पूरी गर्मी भर खाली बादल ही बादल रह गया, तो धरती तापमान तो ले नहीं पाएगी। विंटर्स में जो कुछ बचा खुचा है वो अभी लौटाना पड़ जाएगा, क्या हाल होगा धरती का। इसलिए वैज्ञानिकों को डर है कि धरती फ्रीज कर जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की ये परेशानी, और इससे बचने की कोशिश हो रही है। आपको नहीं पता है, लेकिन वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं। देखो हम मनुष्य हैं बेटा,
और हम बड़े दूरदर्शी हैं, दैट्स वाई हम मनुष्य हैं, हम रिजनेबल हैं, हम तार्किक हैं। एक पिता पेड़ लगाता है ना, तो बच्चे उसका फल खाते हैं। और पिता अगर इतना स्वार्थी हो जाए कि पेड़ हम क्यों लगाएं यार, इसका फल हमको खाना ही नहीं है, तो तुम जिस पेड़ का फल खा रहे हो वो कौन लगाया? तुम्हारे दादा लगाए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो हम हमेशा अपनी संततियों के लिए सोचते हैं। दैट्स वाई वी आर ह्यूमन बीइंग। अभी वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, ढेर सारे जो अनाज है ना बेटा, ग्रेन्स, इनके सीड को, इनके बीज को बेहतरीन कंटेनर में पैक कर करके ग्लेशियर्स में ले जाके डंप कर रहे हैं कि कल को धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी ना, तो अनाज तो कहीं ना कहीं बचा रहे, ताकि अगर कोई संतति बचे तो इसका उपयोग करके जीवन को फिर पनपा लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होने ही वाला है, लेकिन ये संभावना हो सकती है। तो सब बड़ी खतरनाक चीजें हैं बेटा, थोड़ा उसी को समझते हैं बेटा। ये तो तय हो गया बेटा कि पृथ्वी का अगर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है तो ताप का आना और ताप का जाना संतुलन में होगा, हाँ या ना? तो थोड़ा देखते हैं बेटा कि कैसे संतुलन में है। थोड़ा जल्दबाजी में बेटा, थोड़ा जल्दी में बात करेंगे आपसे। बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं, काहे जल्दी में बात करेंगे? नहीं, आपको समझने से मतलब है, हम आपको समझाएंगे, क्योंकि अगला टॉपिक बहुत हेल्दी है बेटा, बहुत ही शानदार टॉपिक है। और मुझे लगता है कि पूरा भूगोल उसी के इर्द गिर्द है, उसी पे बात करेंगे आपसे। तो पहला देख लेते हैं बेटा, हित बजट क्या है। तो बजट के दो अर्थ होते हैं बेटा, आय, व्यय, या आना या जाना, कोई भी शब्द आप बोल सकते हैं। थोड़ा देखिए बेटा, तो हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। इस तरफ आना और इस तरफ, अच्छा कैसे मालूम जाना ही लिखेंगे? रिजनेबल है हम ना बेटा, तार्किक है हम ना, तुरंत समझ गए कि अगर आना लिखे हैं तो कंफर्म इधर जाना ही होगा। दैट्स वाई वी आर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम तार्किक होते हैं। जैसे आप कहीं बादल को देखते हो ना, बारिश वारिश में, तो बादल को देखते देखते अचानक हमको लगता है अरे ये बादल तो घोड़े जैसा दिख रहा है, क्योंकि हम डिजाइन से एक फिगर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारी खासियत है, यही मनुष्यों की स्पेशलिटी है भाई, कि हाँ लग तो रहा, देखो मुंह दिख रहा है, उसका कान दिख रहा है, उसका पैर दिख रहा है, ये फीलिंग है आपकी। आना और जाना बड़ी ठेठ भाषा में लिख रहे हैं, जो भूगोल के बच्चे वो थोड़ा परेशान हो जाएंगे। इसको कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग। तो हम मान के चलते हैं 100% आ रहा है और 100% का हिसाब देना पड़ेगा। बोल नहीं रहे, तो थोड़ा इसको देखिए, इसको हटा दे रहा है बेटा, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी। 6% यही रोक लिए जाते हैं, 6% यही रोक लिए जाते हैं। यू आर नॉट अलाउड, यही रुको, क्योंकि वहां पहरेदार है, 6% को नहीं जाने देते। कौन? बादल नहीं बेटा, ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या करती है? 6%, पढ़ा है आपने बेटा, सूर्य ताप का लगभग 6% अल्ट्रावायलेट रेज होती है। तो 6% तो यही रुक गई। बाकी अंदर आए, बोल नहीं रहे हैं। यहां पे मुलाकात हो जाएगी इनकी बादलों से, है ना, और बादल इनको कह देंगे आप भी चले जाओ वापस, क्योंकि धरती को आपकी जरूरत है नहीं। तो ये वापस वाले कितने हो गए? 6%, और ये हो गए 27%। ठीक है, थोड़ा जोड़ते जाड़ते रहना। अभी और आ रहा है ना भैया, कि पूरा आएगा 100%, है ना। तो ये जो आ रहा है इसका 14% वायुमंडल ले लेता। ये है धरती का सरफेस, है ना,
तो 14% कौन ले लिया बेटा? वायुमंडल। नहीं आ पाया, धरती तक नहीं आ पाया। अब कितना बचा? जोड़ो बेटा जोड़ो, थोड़ा गणित का मामला है। 27%, 6%, 47, बचा कितना? मेरी गणित बहुत कमजोर है, थोड़ा मदद करिएगा। कितना बेटा? 53%। ये 53% आया दंदनाते हुए कहां? धरती पर। ठीक है, लेकिन धरती भी खेद व्यक्त करती है, 2% को हाथ जोड़ लेती कि आप तुरंत चले जाओ, क्योंकि आपकी मुझे आवश्यकता नहीं है। तो 2% धरती से वापस इधर चला गया। कितना बेटा? 2%। अब धरती के पास कितना बचा? 51%। ये पूरा हिसाब किताब है बेटा। 6%, 27% और 2%, इसका उपयोग धरती ने नहीं किया। ये किया? अरे 6% आ ही नहीं पाए। 27% लड़ झगड़ के आ तो जरूर गए, लेकिन बादलों ने कहा कहां कहां, निकलो निकलो, उनको भगा दिया। उसके बाद गिरते पड़ते 53% धरती तक तो आ ही गए, लेकिन धरती ने 2% को कहा कि तुरंत चले जाइए। ये एल्बिडो है धरातल का, जो बिना उपयोग के 2% को तुरंत वापस कर देता। बोल नहीं रहे बेटा? तो कितना वापस हो गया बेटा? थोड़ा जोड़ लो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। अभी कितना वापस गया? 35%, जिसका उपयोग ही नहीं किया गया है ना। अब धरती की ओर आया कितना? 100 में से 35 घटाओ, 65। 65 आया, घुस गया अंदर। 65 में से 14% वायुमंडल ने ले लिया। 65% आया ना बेटा, 65% में 14% कौन ले लिया? वायुमंडल ने। अब कितना बचा? वो धरती ने लिया। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि जो जो जितना लिया है उसे उसे उतना देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा ही। क्योंकि ये 35% का उपयोग धरती ने नहीं किया, इसलिए 35% की जिम्मेदारी धरती की नहीं है। धरती की जिम्मेदारी कितनी की है बेटा? 65% की, जिसमें से 51% धरातल ने लिया है और 14% वायुमंडल ने लिया है। क्लियर है? अब लौटाने वाला थोड़ा देख लिया जाए। नाराज हो रहे हो क्या? नहीं बेटा नाराज मत होइए, लौटाने वाला जरा देख लिया जाए। यहां से सीधा 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 17% वापस चला जाता है बिना वायुमंडल को दिए। एक बच्चे ने कहा कि मैंने वायुमंडल इसे देखता रहता और निकल जाते। हाँ, रेडिएशन विंडो से, विकिरण खिड़की से। मैंने कहा ना कि विकिरण खिड़की में कोई बिचौलिया नहीं होगा, सीधे आएंगे सीधे जाएंगे। तो धरती के पास कितना था? कितना दे दिया? कितना बचा? अरे भाई जो गणित में थोड़ा ठीक ठाक हो, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें। 34 बचा। 34 उसने दिया वायुमंडल को। बोल नहीं रहे? 17 इधर दे दिया सीधा, 51 में से बचा कितना? 34% इसने किसको दे दिया? वायुमंडल को। बोल नहीं रहे? अब वायुमंडल के पास कितना हो गया? 14 इनके पास पहले से था। ये वाला बेटा भूल रहे हैं आप इसको। ये 14% लिया था ना, तो चुरा के भाग थोड़ी पाओगे, लिया है तो देना ही पड़ेगा। तो 14% के पास पहले से था। बोल नहीं रहे हो? और धरती ने कितना दिया? 34%। कुल कितना हो गया? 48%। ये चुकाना होगा वायुमंडल को। क्लियर है? और 17% चुका दिया गया। तो जोड़ लीजिए 48 और 17, 65 लिया था ना, 65 दो।
ठीक है, तो 17 दे चुके हो, बोल नहीं रहे, दोनों मिलके 48 और 2, ठीक है, तो ये तो हो गया ना बेटा, ये 17%, और फिर हमारा डेटा 65 का मेंटेन हो गया, क्योंकि 35 तो लिया ही नहीं, इसे 35 का डेटा काहे देंगे, 65 लिया है, दो गिरोह मिलके बांटा है आपस में, वायुमंडल ने लिया, पृथ्वी ने लिया, दोनों गिरोह को मिलके देना पड़ेगा 65, और दोनों गिरोह ने मिलके 65 लिया। थोड़ा आप भी डायग्राम बना लो बेटा फट से, जल्दी से, मैं हट जाता हूं भाई, दिख रहा है बेटा, हाँ इधर आ जाओ, विपिन दिख रहा है बेटा, काम चल जाएगा ना। अगर डायग्राम बनाओ तो हम थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं आपको। दो हिस्से कर लो बेटा, एक तरफ आने वाले का, एक तरफ जाने वाले का, ठीक है। ये टोटल कितना हम लोगों का है बेटा, 100%, ठीक है, जो धरती की ओर आ रहा है, ठीक है। 100% कैसे बट रहा है, 6% वायुमंडल में ही नहीं आ पाया, 27% बादलों ने लौटाया, 2% पृथ्वी ने लौटाया, ठीक है बेटा। तो ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, हम आपको मौका दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं लाइव क्लास को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन आप डायग्राम बना के घर जाना, ठीक है।